आ जाए, शाबाश। ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये क्लास इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो जो एमसीक्यूज मैं बताऊंगा आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द पोस्टीरियर साइड ऑफ थोरैक्स वीनस ड्रेनेज। कि जो वीनस ड्रेनेज है वो बैक साइड से किस तरह होती है। इसमें 2-3 ट्रिक्स है, वो आप लोगों ने सिर्फ गेन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले के हेडिंग दे दे, वीनस ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज ऑन दी बैक साइड ऑफ thoracic कैविटी या चेस्ट। जो चेस्ट कैविटी या thoracic कैविटी है, इसकी बैक साइड की वीनस ड्रेनेज हम पढ़ेंगे, ठीक है। बैक साइड से जितना भी वीनस ब्लड है उसको लेने के लिए हमारे पास कुछ वेन्स की जरूरत होती है। द मेजर वेन इज एजाइगस वेन। पहला वेन आप लोगों ने याद रखना है, वो कौन सा है? एजाइगस वेन। एजाइगस वेन को अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एजाइगस वेन, ये किस तरह बनता है और इसमें कहाँ कहाँ से ब्लड लेना है, ठीक है। द नेक्स्ट वेन विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द बैक साइड ऑफ चेस्ट इज हेमी एजाइगस वेन। ये तो एजाइगस वेन है, एक होता है हेमी एजाइगस वेन। द नेक्स्ट वन इज हेमी एजाइगस वेन, एजाइगस वेन, ठीक है। और आखिर में लेके एसेसरी एजाइगस वेन। द थर्ड वन इज कॉल्ड एसेसरी एजाइगस वेन, एसेसरी एजाइगस वेन। ओके, एक एमसीक्यूज आता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली कि मोस्ट ऑफ द वीनस ड्रेनेज एट द एंड विल ड्रेन इनटू which of the following vein on the back side of chest? Answer will be always एजाइगस वेन। अगरचे ये वेन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन बैक साइड की जितनी भी वीनस ब्लड है वो एट द एंड अगर एक वेन को मिलती है वो कौन सी है? एजाइगस वेन। तो यहाँ पहले के वीनस ब्लड ऑन द बैक साइड, वीनस ब्लड ऑन द बैक साइड ऑफ चेस्ट एट द एंड mainly drain into एजाइगस वेन, एजाइगस वेन। एक एक बात हम प्रूफ करेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है। पहले आप लोगों को उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। बैक साइड पे thoracic कैविटी, अगर thoracic कैविटी की हम बात करें ना, thoracic कैविटी बैक साइड पे स्टार्ट होती है T1 वर्टेब्रा से। कहां से? T1, और जाकर आखिर में एंड होती है T12 वर्टेब्रास पे। कौन से पे? T12। तो इधर देखें, आप लोग एक डायग्राम ड्रा करें इस तरह। इस डायग्राम के जरिए आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये T1 है, इसके बाद T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T स्टैंड फॉर thoracic, ठीक है। T10, T11 एंड T12। ये आप लोग इस तरह ड्रा करें पहले, ठीक है। ये बैक साइड की thoracic वर्टेब्रास है। अब इधर देखें, इन वर्टेब्रास को फॉर एग्जाम्पल ये सारे वर्टेब्रास है और इस वर्टेब्रास के साथ रिब्स की कनेक्शन है और हर रिब्स के दरमियान स्पेस को हम इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। ये वर्टेब्रास हमने साइड पे ड्रा कर दिया, बैक साइड पे, ठीक है। इन वर्टेब्रास को अगर हम देखें ना, इधर देखें इस तरह, अगर ये T1 है ना, तो आखिर में ये क्या है? T12 है। और ये चेस्ट कैविटी है, thoracic कैविटी। इसकी हम वीनस ड्रेनेज पढ़ेंगे। तो इस thoracic वर्टेब्रा से एक साइड पे लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट है और दूसरे साइड पे राइट साइड ऑफ द चेस्ट है, इस तरह है ना। अब नेक्स्ट, इस T12 वर्टेब्रा पे जाकर thoracic कैविटी खत्म होगी एंड देयर विल बी डायफ्राम स्टार्ट। क्या स्टार्ट हो जाएगी? डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम इज सेपरेटिंग thoracic कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। तो thoracic कैविटी की जो एक्सटेंशन है ना बैक साइड पे, वो T1 से लेके कहाँ तक है? T12 तक है। और यहाँ पे ये खत्म होकर ये क्या है? दैट इज कॉल्ड डायफ्राम, दैट इज नोन एज डायफ्राम। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना।
मैं ऐसा, आप लोग ऐसा समझे कि ये वाला जो है ये, फॉर एग्जाम्पल अगर ये साइड है, एक आप लोग का ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। अगर आप लोग इस तरह बैठे और आप लोग इसको ऐसा देखे तो फॉर एग्जाम्पल एक राइट बनता है और एक लेफ्ट बनता है। चले आप लोग इमेजिन करें कि अगर आप लोग को ये आ जाए कि ये जनाब इसका राइट साइड है, फॉर एग्जाम्पल ये राइट साइड है, राइट साइड ऑफ बैक ऑफ द चेस्ट, ये क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ द बैक ऑफ द चेस्ट। मेरे ख्याल में पूरे थोरेसिक कैविटी में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट टॉपिक है, लेकिन इसको समझना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे याद रखे इस थोरेसिक के बाद जो एरिया स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड लंबर, इसलिए इस जंक्शन को कहते हैं थोरेको लंबर रीजन। क्या कहते हैं, थोरेको लंबर। तो लंबर स्टार्ट होते हैं, हाँ जिया बताएगा, जिया L1 से फिर क्या होता है L2, 3, 4 और बस 5 लंबर्स होते हैं, ठीक है। ये लंबर वर्टेब्रा फिर एब्डोमेन के फ्रंट पे आते हैं। अब यहाँ से याद रखे, इसलिए याद रखे ये एरिया ये एब्डोमेन का है कि थोरेसिक का है, एब्डोमेन, जिसमें किडनीज आती है और किडनीज जिस एरिया में पड़ी होती है उसको लंबर रीजन कहते हैं। तो ये लंबर एरिया है, ये लंबर वर्टेब्रास के सामने आती है। अब इधर देखें, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यहाँ इस एरिया से, इस लंबर एरिया को भी ब्लड सप्लाई अपनी मिलती है कि नहीं, और वापस इस लंबर एरिया से ब्लड लेना, दे आर वेरी वेरी स्मॉल वेन्स जो हर एक लंबर रीजन से वापस ब्लड लेगी। हर एक लंबर वर्टेब्रा से वापस ब्लड लेने वाले छोटे छोटे वेन्स आर कॉल्ड लंबर वेन्स। उसको क्या कहते हैं, लंबर वेन्स। तो वर्टेब्रास कितने हैं, हाँ जी 5। तो ईच साइड पे वेन्स कितने हैं, 5 है, ठीक है। लेकिन इस लंबर वर्टेब्रा, लंबर रीजन 1 या 2 है, ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट है, 2 है। तो इसका मतलब इससे इस साइड पे भी इस तरह वेन्स आएंगे। मतलब ये है कि हर लंबर रीजन से लेफ्ट साइड से भी वीनस ड्रेन होते हैं और राइट साइड से भी। इधर देखें, हाँ जो है इसका नाम क्या हो गया इन सब का, देयर इज अ होल नोन एज लंबर वेन्स, लंबर वेन्स ऑन राइट साइड, राइट साइड। यहां तक सारे क्लियर है। ये कौन से होंगे डॉक्टर साहब, लंबर वेन्स ऑन दी लेफ्ट साइड, क्लियर है, ये लंबर वेन है। लेकिन बुक में क्या है कि ये लंबर वेन जब 5 लंबर एरिया से जब वीनस ब्लड वापस आता है ना, और इससे कितने वेन बन जाते हैं, 1। तो ये वेन फिर इस तरह ऊपर की तरफ जाता है, किधर जाता है, ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये ऊपर जाना, ये असेंडिंग है कि डिसेंडिंग, इसलिए इसका पूरा नाम है असेंडिंग लंबर वेन ऑन द राइट साइड। इसका पूरा नाम क्या हो गया, असेंडिंग लंबर वेन ऑन द राइट साइड, ठीक है। ये कौन सी वर्टेब्रा है, T12। इसके सामने जो रिब पड़ी है ना, रिब, यहाँ पे रिब, इसके साथ मतलब इसके साथ जो रिब आएगी ना वो 12th रिब होगी। कौन सी रिब होगी, 12। और इसके बाद डायफ्राम है। इधर देखिए, कोस्टल, किस कोस्टल इज द वर्ड यूज फॉर, वेरी गुड। ये यहाँ पे चलो वो आप लोगों को पता है, या इधर याद रखे कि कोस्टल का वर्ड जब भी आ जाए इट्स मीन रिब। अब इधर देखें, आखिरी रिब वाला कौन सा रिब है, आखिरी लास्ट वाला 12th रिब, इसके नीचे से एक छोटा सा वेन होता है इस तरह, इस रिब के और डायफ्राम के साथ इस तरह इस रिब से वापस ब्लड लेता है वो। तो ये इस रिब के ऊपर वेन है या नीचे है, दैट इज कॉल्ड सब कोस्टल वेन। तो क्या कहते हैं, सब कोस्टल। कोस्टल मीन रिब। फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द 12th रिब देयर इज अ वेन दैट इज कॉल्ड सब कोस्टल रिब, सॉरी वेन ऑन द राइट साइड। तो इस वेन का नाम कौन बताएगा, राइट सब कोस्टल वेन। कोई पूछेगा कि राइट सब कोस्टल वेन वीनस ब्लड कहां से लाएगा, लोअर पार्ट ऑफ द 12th रिब से लाएगा, क्लियर है। तो इधर देखिए, ये आगे की तरफ आएगा, ये इस तरह आगे की तरफ आएगा, बताए ना, शाबाश। ये कौन सा वेन है, कौन बताएगा, दिस वे। बात इधर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा वेन है, राइट सब कोस्टल वेन। ये रास्ते में जाकर किसके साथ मिलता है, असेंडिंग लंबर वेन ऑन द राइट साइड। और जब ये दोनों आपस में क्या हो जाते, मर्ज हो जाते, मिल जाते, तो कितने वेन्स बनाएंगे, 1। द यूनियन ऑफ राइट सबकोस्टल वेन
with the right ascending lumbar vein is called एजाइगस वेन। ये एजाइगस वेन है अभी, इसकी कॉम्बिनेशन से जो एक वेन बनता है उसको क्या कहते हैं, एजाइगस वेन। So एजाइगस वेन इज नथिंग बट इट इज द यूनियन ऑफ राइट सबकोस्टल वेन विद द राइट असेंडिंग लंबर वेन। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे दे एजाइगस वेन क्या है, ताकि आप लोगों को एजाइगस वेन के बारे में पता चले और इससे एमसीक्यू जितने भी आए आप लोग उसमें फिर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एजाइगस वेन की जो कॉम्बिनेशन है, यूनियन है, बताए इट दिस वेन इज फॉर्म, yes is formed by the, देखे, by the union of, हाँ बताए, राइट सबकोस्टल, क्योंकि सबकोस्टल वेन लेफ्ट पे भी होता है लेकिन एजाइगस वेन हमेशा किस साइड पे बनता है, राइट साइड पे। तो ये मेंशन करना है जाम, कौन सा सबकोस्टल, राइट सबकोस्टल वेन एंड ascending राइट लंबर वेन लिख सकते हैं, राइट लंबर वेन, दैट इज नोन एज एजाइगस वेन। इसको एजाइगस वेन कहते हैं। एजाइगस वेन की जो फॉर्मेशन है वो राइट साइड पे होती है हमेशा। ठीक, ये वर्टेब्रा की किस साइड पे होती है, राइट साइड पे। तो ये भी हम सिक्यूज देखें, एजाइगस वेन इज फॉर्म्ड on the राइट साइड। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है, ठीक है, कि राइट साइड पे ये बनता है, ये एजाइगस वेन है। ओके जी, एजाइगस वेन हमने किस साइड पे बनाया, राइट साइड पे। क्लियर है? अब आते हैं जनाब, इधर देखें, ये T1 है तो इसके दरमियान इंटरकोस्टल स्पेस पहला होगा, T2 T3 के दरमियान सेकंड इंटरकोस्टल, फिर ये क्या है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, इस तरह 9, 10 और इस तरह इसके नीचे 11, मतलब ये मतलब इंटरकास्ट स्पेसेस है। ठीक है, अब देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना, इंटरकोस्टल स्पेसेस, ये जब हम पढ़ते हैं ना वीनस ड्रेनेज में, इसमें हमने ये याद रखना है इंटरकास्टल स्पेसेस हमेशा कितनी होती है, 11 होती है। अब हम इंटरकोस्टल स्पेसेस से ब्लड वापस लेंगे बाय द हेल्प ऑफ इंटरकास्टल वेन्स, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक हम बात करें, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इंटरकास्टल स्पेस। ये कौन सा है, फर्स्ट इंटरकास्टल स्पेस। इससे वापस जो ब्लड जाएगी ना, ब्लड फर्स्ट इंटरकास्टल स्पेस से, वो एजाइगस वेन में इस तरह डायरेक्ट नहीं जाएगी, वो जाएगी एक वेन में, दैट इज कॉल्ड राइट पोस्टीरियर इंटरकास्टल वेन। वो किस में जाएगी, राइट। ये राइट साइड पे बात है कि लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। इधर देखे, हम ये कहते हैं कि जो वीनस ब्लड है ना, वीनस, ये वीनस ब्लड है किस स्पेस से, फर्स्ट इंटरकास्टल स्पेस पे। ये जाएगी जनाब राइट सुपीरियर इंटरकास्टल वेन में, किस में, राइट सुपीरियर इंटरकास्टल वेन। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। ये उस इंटरकास्ट स्पेस की बात है बैक साइड की, जो किस साइड पे है, राइट साइड पे। फर्स्ट इंटरकास्ट स्पेस किस साइड पे भी होता है, लेफ्ट, लेकिन वो हम अलग पढ़ेंगे। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, जो राइट साइड की फर्स्ट इंटरकास्ट स्पेस है, उससे जो वापस ब्लड जाएगी ना, वो किस वेन में जाएगी, राइट सुपीरियर इंटरकास्टल वेन। और ये राइट सुपीरियर इंटरकास्टल वेन ड्रेन होगी ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। ये किस में जाएगी, ब्रेकियोसेफेलिक वेन। और ब्रेकियोसेफेलिक वेन किस में ड्रेन करेगी, सुपीरियर वीना केवा और सुपीरियर वीना केवा राइट एट्रियम में जाएगी। तो ये पॉइंट याद रखे। अगर इस डमी को देखे, इसका ये राइट साइड है और ये क्या है, लेफ्ट है, तो इस राइट साइड की अपनी वीनस ड्रेनेज है और लेफ्ट साइड की अपनी वीनस ड्रेनेज है। तो याद रखे, इधर देखे, हाँ राइट साइड की कौन सी इंटरकास्टल स्पेस की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट साइड इंटरकास्टल स्पेस राइट की तरफ जो है, उसकी जो वीनस ब्लड है वो एक वेन में ड्रेन करती है। उस वेन का नाम है पोस्टीरियर सुपीरियर इंटरकास्टल वेन। और वो वेन किसको ड्रेन करेगी, ब्रेकियोसेफेलिक वेन। और वो किस में जाएगी, सुपीरियर वीना केवा में जाएगी। क्लियर है? तो ये जनाब हमने वीनस ड्रेनेज कितने स्पेस की पढ़ी है, एक स्पेस की पढ़ी है राइट साइड पे।
अब आते हैं जनाब के इंटरकास्टल स्पेसेस जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जनाब यहाँ पे ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ तक सेकंड से लेके फोर्थ तक, इसकी जो वीनस ड्रेनेज है ना, वीनस ड्रेनेज, इसकी जो वेन है उसको हम कहते हैं राइट इंटरकोस्टल वेन। अब ऊपर वाले और इसमें फर्क ये है कि दोनों का नाम ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये सबसे ऊपर है तो ये सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन है और ये दूसरा जस्ट राइट इंटरकोस्टल वेन है, ठीक है। और ये राइट इंटरकोस्टल वेन, अब बताऊंगा कि ये कहाँ पे जाएगा, इसने क्या करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अब स्पेसेस कहां से कहां तक रह गई, शाबाश, 5 to लास्ट 12 तक, 5 to 12 तक ये स्पेस रह गई ना। इन सब की जो छोटी छोटी वेन्स है, मतलब हर एक स्पेस की अपनी छोटी छोटी क्या है, वेन है। दीज वेन्स ऑल आर ड्रेन इनटू दिस वेन व्हिच इज नोन एज एज़ाइगस वेन। मतलब 5 से लेके 12 तक जितनी भी स्पेसेस है उसकी सारी की सारी वीनस ड्रेनेज एज़ाइगस वेन में ड्रेन करती है। एज़ाइगस वेन में ये डायरेक्टली ड्रेन करेगी। अब ये एज़ाइगस वेन कहाँ पे जाएगी, एज़ाइगस वेन इस तरह ऊपर जाकर सुपीरियर वीना केवा में ड्रेन करेगी। किस में ड्रेन करेगी, सुपीरियर वीना केवा। और सुपीरियर वीना केवा फिर किस एट्रियम में जाएगी, राइट एट्रियम में जाएगी। क्लियर है। आता हूँ राइट इंटरकोस्टल वेन की कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर है। इसको 1 मिनट तक दे के और थोड़ा सा सोच के शाबाश फिर आगे चलते हैं। इसकी मोर कंसेप्ट हमने कौन कौन सी पढ़नी है और इसमें कौन कौन सी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोस्टीरियर साइड की बात है, लेकिन विच साइड, राइट साइड की बात है। लेफ्ट साइड अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। ये एज़ाइगस वेन कहां से बना है, एज़ाइगस वेन राइट लंबर और सब कोस्टल वेन से बना है, इन दोनों से बना है। लेकिन डायफ्राम के ऊपर बना है या नीचे, नीचे है। तो जब ये ऊपर जाएगी ना बैक साइड पे, तो किसको पियर्स करेगी, डायफ्राम। तो एक ओपनिंग से जाएगी कि नहीं, और वो ओपनिंग किस वर्टेब्रा के फ्रंट पे आएगी, T12। कल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि थोरेसिक डक्ट, एब्डोमिनल एओर्टा और एज़ाइगस वेन, ये 3 चीजें किस ओपनिंग से जाएगी, एओर्टिक ओपनिंग से जाएगी। डायफ्राम के अंदर किस लेवल पे, T12। तो ये कल वाला जो कंसेप्ट है ना, ये एमसीक्यूज तो आप लोगों को आना चाहिए कि दिस एज़ाइगस वेन विल पियर्स द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ T12। जिस तरह की इंफीरियर वीना केवा T8 से जाती है, कल पढ़ा था ना। और वेगस नर्व और एसोफेगस कहाँ से जाती है, T10 से जाती है। तो एज़ाइगस वेन कहाँ से जाती है, T12 से जाती है। क्लियर है। दिस पोस्टीरियर इंटरकास्टल वेन आल्सो ड्रेन इनटू एज़ाइगस वेन। ये किस में जाएगी, एज़ाइगस वेन में जाएगी। तो अब देखें, हाँ, जो इसकी जो बैक साइड है ना चेस्ट की, और चेस्ट की बैक साइड की कौन सी साइड, राइट, इसकी जो पहली स्पेस है ना इंटरकोस्टल स्पेस, उसकी ब्लड कहाँ पे जाती है, हाँ, राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। और वो कहाँ पे ड्रेन करती है, बात खत्म, ठीक है। फिर सेकंड से लेके जो 4 तक है वो कहाँ पे जाती है, राइट इंटरकोस्टल वेन। और वो कहाँ पे जाती है, एज़ाइगस। और जो नीचे जितने भी रिमेनिंग है ना 5 से 12 तक राइट साइड पे, वो डायरेक्ट कहाँ पे जाती है, एज़ाइगस। तो अगर हम इसकी बात करें, दीज आर डायरेक्टली ड्रेन बट दीज आर इनडायरेक्टली ड्रेन इनटू एज़ाइगस वेन। लेकिन एमसीक्यूज ये है कि which space on the back of the thoracic cavity on the right side have no connection with एज़ाइगस vein, first intercostal space। ये एमसीक्यूज है कि फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस से जो वीनस ब्लड है ना, वो एज़ाइगस वेन में नहीं जाएगी, वो डायरेक्टली ब्रेकियोसेफेलिक वेन और वो सुपीरियर वीना केवा में जाएगी। क्लियर है। लेकिन यहां से लेके यहां से आखिरी तक, हाँ, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो एट द एंड किसको जाएगी, एज़ाइगस वेन में जाएगी। लेकिन मेन वेन जो है ना, कौन सा है, एज़ाइगस वेन है। क्लियर है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने, ये हमने वीनस ड्रेनेज अब तक यहाँ पे एक एमसीक्यूज ऐड करें, वीनस ड्रेनेज ऑन दी
बैक साइड ऑफ right back side of chest on the right side not drain into esophagus vein is, इसका आंसर है पोस्टीरियर या फर्स्ट इंटरकास्टल स्पेस। कौन सा? फर्स्ट इंटरकास्टल स्पेस। इसकी जो वीनस ड्रेनेज है वो डायरेक्टली जनाब ब्रेकियोसेफेलिक वेन में जाएगी और सुपीरियर वीना केवा तक। ये एजाइगस वेन के साथ लिंक नहीं है। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट वेन की तरफ कि नेक्स्ट वेन हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इधर देखें, अब किस साइड पे आते हैं? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे कौन से वेन है? ये सारे के सारे जब मिल जाएंगे ना तो वही एक लंबर वेन बनेगी कि नहीं, लेकिन ये भी ऊपर जाएगी कि नीचे, तो इसका नाम क्या होगा? एसेंडिंग लंबर वेन ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, ये लंबर वेन है। क्लियर है जी? यहाँ पे भी 12th रेब यहाँ पे भी है ना, तो इसके नीचे कौन सा वेन होगा? सब कोस्टल वेन ऑन विच साइड? लेफ्ट साइड। सिर्फ एनाटमी सेम है, लेकिन वो राइट है और ये क्या है? लेफ्ट है। ये दोनों भी मिलते हैं। इधर देखें, अब आप बताएं, शाबाश, ये कौन सा है? असेंडिंग लंबर वेन ऑन लेफ्ट साइड। ये जब आगे जाते तो इसकी कॉम्बिनेशन किस वेन से होती है? सब कोस्टल वेन ऑन दी लेफ्ट साइड, और इसकी यूनियन से कितनी वेन बनेगी? विच इज कॉल्ड हेमीइजाइगस वेन। इसको क्या कहते हैं? हेमीइजाइगस वेन। द डिफरेंस इन एजाइगस एंड हेमीइजाइगस इज साइड ऑफ द बॉडी। एक लेफ्ट साइड पे बनती है और एक राइट पे बनती है। देखिए, पहले जमाने में जब मेडिसिन इतनी एडवांस नहीं थी, उस जमाने में डॉक्टर ने फॉर द फर्स्ट टाइम एजाइगस वेन मालूम किया था, लेकिन आखिर में लेफ्ट साइड पे जब देखा ना तो कॉम्बिनेशन कुछ यूं थी जिस तरह कॉम्बिनेशन किसकी थी? एजाइगस की थी। ये भी लंबर वेन से और कोस्टल से बनता है, ये भी लंबर और सब कोस्टल से, लेकिन एक राइट है और एक लेफ्ट है। तो फिर डॉक्टर ने ये सोचा, यार ये भी जो चीज बनती है ये भी किस जैसा दिख रहा है? एजाइगस। लेकिन याद रखे, ये चीज की हाफ ड्रेनेज को कवर करता है, ये फुल ड्रेनेज को करता है। तो इसको एजाइगस प्रॉपर नाम दिया और इसका हेमीइजाइगस नाम दिया, हाफ एजाइगस। ठीक है, ये वेन भी हाफ एजाइगस जैसा काम करेगा। तो इधर देखे, ये वेन जब ऊपर जाएगी ना, इधर देखे, दिस वेन इज कॉल्ड हेमीइजाइगस वेन। तो हेमीइजाइगस वेन का आप लोगों को डेफिनेशन नहीं लिखवाना चाहता, आप लोग खुद लिखेंगे। द वेन विच इज फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ ascending lumbar vein on the left side with subcostal vein on the left side is called hemizygous vein। तो क्या कहते हैं? हेमीइजाइगस वेन। क्लियर है? अब इधर देखे, ये कौन सा लेफ्ट साइड पे कौन सा स्पेस है? फर्स्ट, हाँ, इंटरकोस्टल स्पेस। इसकी जो ब्लड है ना वो डायरेक्ट जाएगी लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन में, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। अब आप लोग खुद देखें, जिस तरह के राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, बात है नहीं है, हेलो, बात है नहीं यार, जिस तरह के राइट साइड पे, इधर देखे राइट साइड पे राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन है, सेम स्पेस के लिए लेफ्ट पे क्या होगा? लेफ्ट साइड सुपीरियर इंटरकोस्टल स्पेस हो वेन होगा। और दिस वेन अगेन गोज एंड ड्रेन इनटू ब्रेकियोसेफेलिक वेन। इसका भी मतलब ब्रेकियोसेफेलिक। अब इधर देखें, अगर हम थोरेसिक कैविटी की पहले इंटरकोस्टल स्पेस की बात करें तो एक राइट साइड पे भी और एक लेफ्ट। जो राइट साइड पहला इंटरकोस्टल स्पेस है, इससे ब्लड लेने वाला बंदा कौन है? हाँ, राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। और वो कहाँ पे ड्रेन करता है? ब्रेकियोसेफेलिक। जो लेफ्ट है ना वो भी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन राइट को किससे रिप्लेस करे? लेफ्ट से रिप्लेस करे। बस बात खत्म। ठीक है, फिर आते हैं जनाब नीचे। नीचे किसकी तरफ के? सेकंड से लेके, इधर देखे, सेकंड इंटरकास्टल से लेके फोर्थ इंटरकास्टल तक। कितने इंटरकास्टल तक?
फोर्थ इंटरकास्टल तक। ये बात सुन ले, यहाँ से जो ब्लड है सेकंड से लेके फोर्थ तक ये वापस ले जाएगा पोस्टीरियर लेफ्ट इंटरकास्टल वेन। कौन सी? पोस्टीरियर लेफ्ट इंटरकास्टल वेन। ये आप लोग को मैं रियल में बात बता रहा हूँ। एक ही टाइम ये चीज मैंने ड्रा की तब मुझे समझ आई थी। इसमें थोड़ी सी है बात, पहली दफा सुन के नहीं समझ आएगी, उसको बार बार जो है ना रिपीट करें। क्लियर है? तो एनाटॉमी में यही, और दिस इज द टफेस्ट लेक्चर इन द होल थोरेसिक कैविटी। और इससे लग भी रहे आप लोगों को कि भाई इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ठीक है, मैं जितना कर सकता हूँ आसान बना दूंगा, लेकिन बुक में इतना ऐसा नहीं लिखा है। बस उसमें 2-2, 3-3 लाइन लिखी है, लेकिन इससे क्वेश्चन आएगा। अब वो बताऊंगा कि इसकी क्वेश्चन कौन कौन सी है। देखे, फर्स्ट इंटरकास्टल स्पेस किस साइड की? लेफ्ट साइड की। इसकी ब्लड किसने ली है? हाँ, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकास्टल वेन, और वो ब्रेकियो से पहले पेन सुपीरियर वीना केवा में जाएगी। फिर सेकंड से फोर्थ पोस्टीरियर लेफ्ट इंटरकास्टल वेन में आएगी। अब इसको बता रू कि ये कहाँ पे जाएगी, लेकिन इससे पहले इधर देखे, यहां से लेके यहां तक, इधर देखे T5 से लेके T7 के लोअर बॉर्डर तक। कहां तक? T7 के लोअर बॉर्डर तक। तो आप लोग मुझे ये बताए कि T7 के लोअर बॉर्डर तक, लेकिन कुछ लोग उसको T8 भी चलो ले लेते हैं। T8 तक। कहां तक? T8 तक। तो मुझे बताए ये T5 मतलब 5 से लेके 8 इंटरकास्टल स्पेस तक, इसकी जो ब्लड सप्लाई है ना, अब इधर देखिए कितनी स्पेसेस है? 4 है ना। तो 5 और 6 के दरमियान इंटरकास्टल स्पेस को फिफ्थ कहते हैं ना। तो उस इंटरकास्टल स्पेस से जो वेन आएगी उसको क्या कहेंगे? फिफ्थ इंटरकास्टल वेन। इधर देखिए, ये अगर कौन सा वेन है? शाबाश, फिफ्थ इंटरकास्टल है। तो ये कौन सा होगा? सिक्स्थ इंटरकास्टल है। ये कौन सा होगा? सेवंथ इंटरकास्टल। और ये 8। ये सब जब मिलते हैं ना इकट्ठे, तो ये इकट्ठे जाकर एक ही वेन बनाते हैं, एंड दिस वेन इज कॉल्ड एक्सेसरी इजाइगस वेन। इसको एक्सेसरी इजाइगस वेन कहते हैं। एक्सेसरी इजाइगस वेन इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ 5 to 8 इंटरकास्टल वेन्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बैक ऑफ चेस्ट। ये बात समझ आ गई कि नहीं? तो इससे ये जो वेन बनेगी हमजा, ये कौन सा होगा? एक्सेसरी। शाबाश, एक्सेसरी व्हाट? इजाइगस वेन। अब इधर देखिए, इजाइगस वेन। क्लियर है यहाँ तक? एक्सेसरी इजाइगस वेन। भाई सीरियस बेटे, ये चांद से ये क्लास आज गया ना, ये फिर कभी नहीं आएगा। जो क्लास आज गई बस वो गई, जो कल चीज हो गई वो हो गई। हर एक क्लास को इंटरेस्ट के साथ लिया करे, हर क्लास को सीरियस लिया करे। इट विल पे यू अलॉट। कभी कभार पता है वो स्टूडेंट भी पास हो जाता है ना, कि वो टीचर को बहुत सीरियसली सुनता है, न वो लिखता है कुछ भी नहीं करता, लेकिन जब वो पेपर में बैठता है ना, उसकी सीरियसनेस उसको 4-5 MCQ जरूर देता है। वो कहते यार ये चीज जो सर ने पढ़ाया था वो मेरी नजर से गुजरी, वो टेक कर देता है। वो दूसरों के साथ आर्गू भी करते, नहीं यार मुझे याद है सर ने यहाँ पे इस तरह बात बताई थी। तो कुछ चीजें होती है ना, इंसान खुद पढ़कर सीखता है, कुछ चीजें बंदा फ्रेंड से सीखता है, कुछ चीजें क्लास से सीखते हैं। इन चीजों को मिलाकर इंसान की फ्यूचर बनती है, एक चीज से फ्यूचर कभी नहीं बनती। तो ये याद रखे ना कि कुछ चीजें ध्यान से सुने। आप लोग जब अभी घर जाओगे आप लोग ऐसा समझोगे कि मुझे एनाटॉमी का एक वर्ड तक नहीं पता, लेकिन पूरी जिंदगी में जब ये कॉन्सेप्ट फिर पेपर में आएगा ना, आप लोग जरूर क्लिक करेंगे। मैं आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, कसम से ये आज की बात है, सुबह की। मैंने कल तकरीबन 600 हैंडी पॉइंट्स पढ़े थे FCPS पार्ट 1 के, 600 तकरीबन कुछ 2-3 घंटों में ना 600। फिर जब रात को सो रहा था तो फिर मैं रिपीट कर रहा था, यार ये क्या ये क्या। फिर जहन में था कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता। फिर कल FCPS पार्ट 1 का एक ग्रुप है, उसमें किसी ने एक मतलब MCQ शेयर किया था। उसमें था कि अगर एक बंदे के इलियम को रिमूव किया जाए, व्हाट विल हैपन टू द वाटर कंटेंट इन द फीसेस ऑफ दैट पेशेंट। और वही पॉइंट रात सोने से पहले मैंने डिटेल से पढ़ा था, तो सिर्फ पूरे ग्रुप में मुझे आंसर का पता था। मैंने कहा सी। फिर मैंने एक्सप्लेनेशन किया तो बड़े बड़े सीनियर ने मुझे अप्रिशिएट किया कि यार आपको ये कैसे पता। तो वो चीज जो रात को मैं पढ़ गया था उसने मुझे कल कितनी पेमेंट दी है। बड़े बड़े सीनियर के सामने मुझे फिर पर्सनल मैसेज किया कि यार आप कहाँ से पढ़ रहे हो।
कौन कौन सी सोर्सेज से पढ़ रहे हो। तो देखिए छोटी सी चीज जो आपके नजर से गुजरे यहाँ पे ना, ये पूरी लोगों पे आपकी इम्पैक्ट डालेगा। ये होती है, मुझे क्या पता कि सुबह इस तरह होगा। जो चीज पढ़ के रात को सोया था वो सुबह देख के किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे पता था। समझ आ गई ना। अब मुझे एक कक का भी नहीं पता हो, लेकिन उस एक पॉइंट ने मेरी पूरी ग्रुप में इमेज बनाई है। तो वो लड़के सब कहते यार कौन कौन से सोर्सेज से कर रहे, किसी को वो नहीं पता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि एक छोटी सी पॉइंट होती है ना, इस पर आपकी फ्यूचर बन जाती है। और अभी FCPS पार्ट 1 का मैं कोई ग्रुप देख रहा था ना, खुदा की कसम मैंने 12 MCQs के उसमें से 11 ठीक निकले। ये क्यों? कल वो 600, अब वो 600 अभी भी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन जब भी उस 600 में से MCQs आएगी मैं जरूर क्लिक करूंगा। ये चीज जहन में एट अ टाइम होती नहीं है। हम कंप्यूटर तोड़िए कि भाई क्लिक करे वो चीज आ जाएगी, लेकिन अगर किसी पे चीज पे मेहनत हुई है ना, वो जरूर आप लोगों को इंशाल्लाह पे करेगी। तो कोशिश करे सीरियस ले और चीजों को समझे कि क्या है। ये कौन सी वेन है? एसेसरी इजायगस वेन। ये कौन सा वेन है? असेंडिंग लंबर वेन ऑन दी लेफ्ट साइड, सब कोस्टल वेन ऑन दी। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? ये हीमी इजायगस वेन जब ऊपर जाएगी ना, इधर और T8 तक पहुंचती है ना, तो इधर देखिए 8 इंटरकोस्टल स्पेसेस से तो ब्लड ली है हमने। अब 8 से लेके ऑनवर्ड 9 से लेके 12 तक जो 11 इंटरकोस्टल स्पेस है, उससे जो ब्लड है वो डायरेक्टली किस वेन में ड्रेन होगी? किसमें वेन? हीमी इजायगस। लिखना नहीं है, लिखो बाद में, पहले सोच लो। देखे जो 11 इंटरकास्टल स्पेस है, 10 और 9 किस साइड पे? लेफ्ट साइड पे, बैक पे, लेफ्ट साइड पे। उसकी डायरेक्टली ब्लड की जो ड्रेनेज है वीनस, वो किस वेन में है? हीमी इजायगस। तो हीमी इजायगस ने कितने वेन से ब्लड लिया है? 3, 9, 10 और 11 इंटरकास्टल स्पेस से। अब इसके पास तो 3 इंटरकास्टल स्पेस की वीनस ब्लड है ना, अब ये इसने भी किसी को तो देना है। तो ये इधर देखे, ये लेफ्ट साइड पे वर्टेब्रा के ऊपर इस तरह टर्न करती है, लेकिन ये MCQs है कि हीमी इजायगस टर्न फ्रॉम द लेफ्ट साइड टुवर्ड राइट साइड एट द लोअर बॉर्डर ऑफ विच वर्टेब्रा? T8, और यहाँ से T8 से होते हुए राइट पे जाकर इजायगस वेन में ड्रेन करती है। ये पॉइंट याद रखें। तो हीमी इजायगस वेन इज आल्सो ड्रेन इनटू। ये पॉइंट आप लोगों ने जिंदगी भर याद रखने। जिसकी जितनी भी वीनस ड्रेनेज है वो एट द एंड किसको मिलती है? इजायगस वेन को। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन ये है कि T8 के वर्टेब्रा लेवल पर अगर फ्रैक्चर हो जाए लोअर बॉर्डर पे, किस वेन डैमेज होने के चांसेस है? हाँ जी, हीमी इजायगस वेन। हीमी इजायगस वेन ड्रेन इनटू इजायगस वेन। हीमी इजायगस वेन टेक ब्लड फ्रॉम विच साइड? लेकिन इट विल ड्रेन इनटू इजायगस वेन ऑन द राइट साइड। बात समझ आ गई कि नहीं? ओके जी। अब ये क्या है? 5 से लेके 8 इंटरकोस्टल स्पेस की जितनी भी वीनस ब्लड है वो किसको आई है? ये एसेसरी वेन भी कहीं पे जाएगी ना। ये जब बनती है ना, तो ये अपर बॉर्डर ऑफ व्हाट? T8 से क्रॉस होकर एट द एंड इजायगस वेन को जाती है। ये भी इजायगस वेन को ब्लड देती है। एसेसरी इजायगस किसको ब्लड देगी? इजायगस। तो देखे इजायगस खुद बनती है और ऊपर जाती है राइट साइड पे, लेकिन एट द एंड ब्लड हीमी इजायगस से भी लेती है और एसेसरी इजायगस से भी लेती है, जो खुद किस साइड पे होती है? लेफ्ट साइड पे होती है। बातें समझ आ रही है कि नहीं? अब इस वेन की बारी है, पोस्टीरियर इंटरकास्टल वेन। इट ड्रेन इनटू हीमी इजायगस वेन, एसेसरी इजायगस वेन, और ये फिर इजायगस बन जाती है। तो इसका मतलब ये है, इधर देखे इस साइड पे कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस है जिसका ब्लड डायरेक्ट ब्रेकियो में जाता है? फर्स्ट। फिर इसके बाद जितना भी है वो एट द एंड किसको आती है? इजायगस। ये फर्स्ट भी डायरेक्ट ब्रेकियो से पहले, और इसके बाद जितना भी है वो हीमी में आए या एसेसरी में आए, एट द एंड किधर पे जानी है? इजायगस पे। 99% ऑफ द वीनस ड्रेनेज ऑन द बैक साइड ऑफ द चेस्ट इज ड्रेन इनटू इजायगस वेन। ये MCQs हैं। एसेसरी और एसेसरी जाकर अपर बॉर्डर ऑफ T8 से होते हुए इजायगस वेन में जाएगी। क्लियर है? तो हीमी इजायगस वेन और एसेसरी इजायगस वेन बोथ कैन ड्रेन इनटू इजायगस वेन, इजायगस वेन में जाती है। कुछ समझ आ रही कि नहीं? और इजायगस वेन ड्रेन इनटू सुपीरियर वीना केवा, सुपीरियर वीना केवा राइट एट्रियम,
राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स में ब्लड डी ऑक्सीजनेट होगी, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एयोर्टा, फिर ब्लड सप्लाई हो शुरू हो जाएगी। तो कोई कंसेप्चुअल पॉइंट्स है इसमें कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, आज एक बंदा आ जाए, इस बंदे की कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा स्टक हुआ है बीच में से, मुझे पता चल गया है। ठीक है, ऐसा थोड़ा अब देखे। हाँ, आखिरी बार बता रहा हूं, फोकस करें। ये जनाब यहाँ T1 से लेके T12 तक, फॉर एग्जांपल ये हम एरिया लेते चेस्ट वाला, तो देखिए अगर हम लाइन ड्रा करें वर्टेब्रा की, तो बैक साइड ऑफ द चेस्ट की एक लेफ्ट बनती है और एक राइट बनती है, ये तो पता है ना। इंटरकोस्टल स्पेसेस लेफ्ट पे भी 11 है और राइट पे भी 11 है। ब्लड वापस लाने वाले बंदे वेन्स कहलाते हैं, देने वाले आर्टरीज कहलाते हैं। हर 2 रिब्स के इधर जाने हुए, बैठो 2 मिनट बैठो, इधर देखे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आखिरी सब चीज का एक समरी है। इंटरकोस्टल स्पेस से जो छोटे वेसल ब्लड लेंगे वो उस इंटरकोस्टल स्पेस के वेन्स कहलाते हैं। अगर थर्ड है तो थर्ड इंटरकोस्टल वेन है, फोर्थ है तो फोर्थ इंटरकोस्टल वेन है। ठीक है, अब फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस से जो ब्लड होगी वो फर्स्ट इंटरकोस्टल वेन में जाएगी। अगर हम उसकी लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट फर्स्ट इंटरकोस्टल वेन होगी और वो फिर जाकर किस में ड्रेन होगी? लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन में, और वो फिर जाकर ब्रेकियो सेफेलिक वेन में। बात खत्म। लेकिन लेफ्ट साइड की जो थर्ड से लेके फोर्थ, ये जो है ना लेफ्ट ये थर्ड से लेके फोर्थ तक, इसकी अपनी अपनी छोटी छोटी क्या होगी? इंटरकोस्टल वेन। वो छोटी छोटी वेन ड्रेन होकर लेफ्ट इंटरकोस्टल वेन, पोस्टीरियर लेफ्ट इंटरकोस्टल वेन में जाएगी। ये पोस्टीरियर साइड है, लेकिन कौन सा साइड है? लेफ्ट। तो पोस्टीरियर लेफ्ट इंटरकोस्टल वेन में, और ये बाद में हीमीजाइगस, एसेसरी जाइगस वेन। और एसेसरी जाइगस वेन कहां से ड्रेन होगी? 5 से लेके 8 तक, और जो नीचे 8 से बाद में है वो सारे के सारे डायरेक्टली हीमीजाइगस। तो हीमीजाइगस T8 वर्टेब्रा से होते हुए जाइगस वे में जाएगी। एसेसरी जाइगस भी जो है ना T8 के अपर बॉर्डर से जाइगस में जाएगी। और राइट साइड पे फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस सिर्फ एजाइगस में नहीं जाती, रिमेनिंग जितनी भी है वो कहां पे जाती है? एजाइगस में। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि all the venous blood from the back side of the chest, no matter right or left, from vertebra, at the end they will drain into esophagus vein. क्लियर है? इस पे आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह इट विल बी वेरी इजी। एमसीक्यूज क्या है बेटे? थैंक यू। एमसीक्यूज आप लोगों को बता रहा हूँ, सिर्फ सुन ले कि मैक्सिमम वीनस ब्लड फ्रॉम द बैक ऑफ चेस्ट ड्रेन इनटू esophagus vein formed on the right side below the level of diaphragm. Esophagus vein passes from diaphragm at the level of T12, याद है ना? T12. Right lumbar vein plus right subcostal vein form esophagus vein. Left lumbar vein, left subcostal vein form hemiesophagus vein. Hemiesophagus vein at the level of lower border of T8 will drain into esophagus vein. और accessory esophagus vein upper border of T8 again drain into esophagus vein. The space, the vein which is not drained into esophagus vein on both sides is first intercostal space. बस esophagus vein में नहीं आता। क्लियर है? दूसरा पढ़ाओ टॉपिक के बस। Tomorrow class will be 10:30 इंशाल्लाह। 10:30 तक आ सकते हैं कि नहीं? 10:30 इंशाल्लाह, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अभी नेक्स्ट वीक से फिर 10 इस तरह थोड़ा सा आगे करेंगे ताकि मोटिवेशन से पढ़ लेना। इस टाइम थोड़ा सा वो एनर्जी लो होती है। और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह बाय केम विल बी स्टार्टेड आल्सो, ठीक है। और टेस्ट इज ऑल रेडी, टेस्ट रेडी है, ठीक है। तो देयर आर 50 MCQs। और मेरे टेस्ट में सबसे बड़ी बात ये होती है ना, जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, वो ये है कि मैंने ऊपर लिखा होता है हेडिंग अपर लिम्ब, तो इसके नीचे जितने भी MCQs है वो अपर लिम्ब के होंगे, ताकि आप लोग फोकस हो कि भाई ये कौन सा सेक्शन है। फिर नीचे मैंने बड़ा हेडिंग दिया होगा लोअर लिम्ब, उसके बाद इसके सारे MCQs होंगे। फिर एब्डोमेन लिखा होगा, इसके MCQs होंगे। तो इस तरह के 16, 17, 17 तो टोटल 50 MCQs का टेस्ट है। तो आप लोगों ने राउंड अबाउट कितने लेने हैं? 45 हाँ, कितने लेने हैं? शाबाश। और जो बंदा ये MCQs लेगा इंशाल्लाह कॉपी पेस्ट विल बी इन द PMDC एग्जाम। लास्ट टाइम मैंने लोगों से एक मेगा टेस्ट दिया था, मेगा मीन ग्रैंड टेस्ट जिसको कहते हैं। PMDC एग्जाम अगर आप लोगों ने दी है, किन किन लोगों ने दी है? रेज योर हैंड। सिर्फ ताबिश, और किसी ने PMDC एग्जाम दी है?
पीएमडीसी एग्जाम में ये होता है ना, जब आपको पेपर ए मिलता है ना, इधर देखे, जब आपको पेपर ए मिलता है तो उसमें सबसे ऊपर लिखा होता है पेपर ए में एनाटमी, क्या लिखा होता है? तो 1 से लेके 25 तक एमसीक्यूज एनाटमी के होते हैं। इधर देखे पेपर बी में फिर लिखा, पेपर ए में फिर क्या लिखा होता है? पैथोलॉजी, तो 26 से लेके 50 तक पैथो होता है। फिर फार्माकोलॉजी 51 से लेके 75 तक इसके होते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन इस तरह, तो मतलब हर सब्जेक्ट उन लोगों ने नंबर दिए हैं। तो जब आपको पेपर बी मिलता है तो फिर शायद आपका फर्स्ट पार्ट पैथो हो, उसके 25 इस तरह, मतलब रेंडमली। तो मैं भी जब ग्रैंड टेस्ट बनाता हूँ ना 300 एमसीक्यूज जैसा कि पीएमडीसी में आता है उसी तरह। तो लास्ट टाइम से पहले वाले टाइम में, अभी नहीं जो इससे पहले वाले 300 एमसीक्यूज का टेस्ट दिया था, उनमें से 160 से 165 ऐसे एमसीक्यूज आए थे जिसमें सेंटेंस भी चेंज नहीं थे, वही कॉपी पेस्ट आए थे। ठीक है, और 2 महीनों के हिसाब से लोग पास हुए थे। ठीक है, सिर्फ 2-3 बंदे रह चुके थे। ठीक है ना, तो हमारी टेस्ट सेशन में तकरीबन लास्ट टाइम हमसे 140 लोगों ने टेस्ट दिया था। यहाँ से नहीं पढ़े थे, पढ़े कहीं और एकेडमी से, लेकिन टेस्ट सेशन लोग हमारा ज़रूर देते हैं। हमारी ऑनलाइन टेस्ट सेशन भी होती है। ठीक है, तो टेस्ट सेशन जो लोग हमारा देंगे ना वो कभी फेल नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन टेस्ट सेशन से पहले यू पीपल शुड नो द कंसेप्ट। अगर एक एमसीक्यूज है कि 1 ग्लूकोज यूटिलाइजेशन लीड टू हाउ मेनी एटीपी, ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, सी 36, डी 38, मैं कहता हूँ 38। बट इफ यू डोंट नो हाउ 38, उसके लिए ग्लाइकोलाइसिस समझना है, क्रेब्स साइकिल समझना है। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट देन एमसीक्यूज वेरी इजी। क्लियर है कि नहीं? तो इंशाल्लाह, और मेरा ये भी तरीका है कि हमारी टेस्ट सेशन एक होती है ना टेस्ट सेशन, कि जब हम खत्म करेंगे सारा, ठीक है, तो हम 45 दिन का एक टेस्ट सेशन बनाते हैं। आज बायोकेम का टेस्ट हुआ, पूरे बायोकेम में 100 एमसीक्यूज का टेस्ट, उसमें पूरी बायोकेम के हर एक टॉपिक को मैंने रखा होता है। तो फिर 4 दिन की गैप में इस तरह हम सीएनएस में टेस्ट लेंगे, उसमें सीएनएस की फिजियोपैथो फार्मा, फिर 4 दिन बाद एंडोक्राइन फिजियोपैथो फार्मा। तो इस तरह 45 दिन में हम पार्ट लेके एक पूरा कवर करते हैं। वो 600 से 700 एमसीक्यूज बन जाते हैं आप लोगों के पास, और फिर उन 600-700 में से 150 निकाल कर आखिरी मेगा टेस्ट अलग लेते हैं। इसके 2 रीजन है। एक, यू पीपल विल नो हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज इन द एग्जाम। बहुत से लोगों को एग्जाम में एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं पता होता, वो फेल हो जाते हैं। उसमें एरिया को शिफ्ट करना होता है ना, वो हम इधर आप लोगों को समझाते हैं, और जो एग्जाम में आप लोगों को वो एमसीक्यू शिफ्ट करने देते हैं वो हम आप लोगों को आंसर शीट में देते हैं। दूसरी बात यह है कि जितना आप लोग एमसीक्यूज बार बार हल करेंगे उतना आप लोगों की रिफ्लेक्सेस मजीद बनते जाएंगे, आप लोगों की स्पीड बढ़ती जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं? और जितने नंबर्स ऑफ एमसीक्यूज ज्यादा आप लोगों की नजरों से गुजरेंगे उतना पास चांसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और आखिर में आप लोगों को यह भी पता चलेगा कि यार इस टॉपिक को मैंने पढ़ा था। कभी कभार टॉपिक पढ़कर आप लोगों को अंदाजा नहीं होता कि इधर से एमसीक्यूज कैसे आएगा, तो कभी कभार वो एमसीक्यूज आप लोगों को यह भी बता जाता है कि आपने जो चीज पढ़ी है उससे पॉइंट इस तरह निकल सकते हैं, तो आप लोगों को उस टॉपिक की तरफ और मुतवज्जा करते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? तो ये है कि टेस्ट जो है ना, टेस्ट आर द की टू पास, लेकिन तब इफ यू नो द कंसेप्ट। मेरे किताब में टेस्ट क्या होता है, अगर किसी को बी ऑप्शन का पता है तो मुझे यह भी बताना होगा कि इसमें ए, सी और डी क्यों नहीं आता। इफ यू नो द रीजन यू आर ब्रिलियंट। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये सारी की सारी चीजें जब इंशाल्लाह आप लोगों की 1-2 महीने के बाद और रिफ्लेक्सेस बढ़ेंगे, यू पीपल विल बी एंजॉय एंड यू पीपल विल बी हैप्पी। और एक और मजे की बात लास्ट बताने लगा, 2 सेशन हमने निकाले हैं यहाँ से, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है 90+% रिजल्ट आया है एवरेज। स्टेप 3 में पीएमडीसी में टॉप 3 पोजीशन आया है। लेकिन कसम से ये बंदा बेटा, ये मेरा पुराना स्टूडेंट है, उससे पूछ लेना जाके कि वी डोंट स्टडी एनाटमी इन दिस 2 सेशन। हमने कभी एनाटमी पढ़ी थी? एनाटमी हमने टच भी नहीं किया, फिर भी मेरे स्टूडेंट ने 200 नंबर लिए हैं बगैर एनाटमी के। कभी हमने एम्ब्रियो पढ़ी है, हिस्टो पढ़ी है, एम्ब्रियो हिस्टो एनाटमी को छोड़ के लोगों ने मेरे एकेडमी से 200 नंबर लिए हैं। व्हाट इज द रीजन पता है? मैं स्टूडेंट का एक माइंड बनाता हूँ, माइंड ऐसा बनाता हूँ, एनाटमी से क्वेश्चन आते हैं 50, फार्मा से 50, पैथो से 50, फिजियो से 50, बायोकेम से 40, ये सारे मिलाकर 240 हो गए। कम्युनिटी से 40 और फोरेंसिक 20 पे 300 हो गए।
ये 7 सब्जेक्ट है। अब ये बंदा वीक है, फॉर एग्जांपल ये बेचारा कहते यार सर मैं वीक भी हूँ लेकिन मैं पास भी होना चाहता हूँ। मैं उसको क्या कहता हूँ, भाई 7 में से ए से 4 सब्जेक्ट को चुन लो कि जिसमें कोई बात ना रहे, उसको A to Z याद करो, अच्छी से अच्छी याद करो। तो अगर किसी ने फिजियो पैथो फार्मा और बायोकेम ग्रिप कर लिया तो फिजियो पैथो फार्मा के 50-50 150 और बायोकेम 40, कितने मार्क्स हुए? 190 का अगर आपने ग्रिप कर लिया फिर भी इंसान से गलती हो सकती है ना। उसमें आप 190 से एक सब्जेक्ट आप गलतियों से निकाले तो कितने रह गए? 150, फिर भी पास है आप। लेकिन 190 के अलावा कितने एमसीक्यूज आपके पास रहते हैं? 110 में तुक्के भी लगाओ ना, 110 में से 50 भी ना निकले, 20-30 भी ना निकले, 110 में से 100 गलत करके 10 भी निकले, फिर भी 180-170 पे पास। और जो बंदा 150 लेगा और जो बंदा 300 लेगा बस पास है, उसमें कोई पोजीशन नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं ना जो 151 लेकर पास हुए हैं, वो पेड हाउस जॉब करते हैं, और जो PMDC का टॉपर है ना अभी इस टाइम का अभी तक उसको हाउस जॉब भी नहीं मिल रही। समझ आ गई कि नहीं? तो नंबर में कुछ नहीं रखा है, न उसमें हाउस जॉब का कोई सीन होता है ना अस्पताल का कोई सीन क्या है? 150 क्रॉस करना है, बस पास होना है, पास। RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है ना? इंशाल्लाह सून यू पीपल विल गेट इट, ठीक है? वो गोल्डन स्टेम चाहिए बस, क्लियर है? और वो दिन दूर नहीं है, बस उसके लिए मेहनत की जरूरत है। लेकिन जो बंदे रेगुलर होंगे, जो टिल टू द एंड आएंगे, गारंटी दे सकता हूँ कि इंशाल्लाह दे विल बी हैप्पी एंड दे विल बी पास, क्लियर है? तो पास होने के लिए जरूरी है कि टीचर सिंसियरली पढ़ाए और दिल से पढ़ाए, इस हिसाब से पढ़ाए कि यार मुझसे आगे वाला पास हो जाए, तो फिर लोग जरूर पास हो जाते हैं, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। और जो चीजें पढ़ते हो ग्रुप में एक दूसरे के साथ बार बार उसको रिवाइज करो। पेपर में ये नहीं आएगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द बैक ऑफ वीनस ड्रेनेज, पेपर में आएगा कि वीनस ड्रेनेज मैक्सिममली ड्रेन इनटू डैश वेन। ये समझाना मेरा काम है, लेकिन उसको समझना फिर आप लोगों का काम है। रटना नहीं है, एक एक छोटी छोटी चीज जो मैं पढ़ा तो जुने के हर एक चीज रट ले, लेकिन जो मोटी मोटी पॉइंट है ना यार, ये तो चलो आप लोग किसी बार लोगों से पूछे कि मैक्सिमम ड्रेनेज कहाँ को होती है, मैं भी 100 में से 70 लोग का एजाइगस वेन, लेकिन उस 70 में से 7 भी नहीं होंगे कि वो आपको प्रूफ करे कि कैसे एजाइगस वेन। ये प्रूफ फिर आप लोगों की कंसेप्ट है, समझ आ गई? तो एजाइगस वेन तो जोया में भी है, MCQs में भी है, लेकिन उसकी कंसेप्ट आप तब पढ़ोगे जब आप लोगों को ये समझ आ जाए। तो एक एजाइगस वेन को समझने के लिए हमने 1 घंटा ड्रेनेज पढ़ाई, क्लियर है? तो ये पॉइंट इंशाल्लाह करते जाए और होप फॉर द बेस्ट के डेट आ जाएगी इंशाल्लाह जल्दी, तो इंशाल्लाह वी विल डिसाइड कि फिर कैसे आगे जाना है, ठीक है? ओके। हाँ, लेफ्ट साइड और राइट साइड ब्रेकियो से पहले कंबाइन टू फॉर्म सुपीरियर वीना केवा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ।